पता है इस एपिसोड में ना मैं बहुत पतली लाइन पे चलने वाला हूँ, लॉजिक और थोड़ा इमोशनल, जिसको आप बायस भी कह सकते हो, मतलब बहुत पतली लाइन पे। लेकिन मैं ना एक चीज अब भी सोच के ना मेरे को काफी ज्यादा हंसी भी आ रही है, काफी ज्यादा उस पर सोच विचार करने का और मन भी कर रहा है, क्यूरियोसिटी भी जाग रही है कि एक्चुअली में कुछ टाइम पहले जब नागलसमैन को सैक किया गया था ना, तो ये कहा गया था कि भैया बायर्न के ओनर्स को ये लग रहा है कि, या फिर बायर्न के जो हायर ऑफिशियल्स हैं उनको ये लग रहा है कि जो उनका ट्रेबल है वो खतरे में, इसलिए नागलसमैन को सैक कर देते हैं और टुकल को लेके आना ज्यादा फायदेमंद है। डीएफबी पोकल से ही बाहर हो गए और यहां पर चैंपियंस लीग से भी ऑलमोस्ट बाहर होते हुए दिख रहे हैं। तो क्या मैं टुकल को ब्लेम कर रहा हूं? नॉट एग्जैक्टली, लेकिन सही में अगर हम सही मायने में अगर देखें तो जोकर बन के कौन निकल रहा है? बायर्न के ओनर्स या फिर एक्चुअली में नागलसमैन या टुकल में से, इन दोनों मैनेजर्स में से कोई एक। अब देखो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कुछ भी रिजल्ट टिकला हो, लेकिन ये तो हम कह सकते हैं कि आज हमने चैंपियंस लीग क्लासिक भी देखा है। एक तरफा ही सही, वैसे मतलब स्कोर लाइन एक तरफा दिखा रही है, शायद से मोमेंटम भी एक तरफा ही दिखा रहा है, लेकिन सही मायनों में ये एक टॉप टैक्टिकल बैटल था, जिसमें यह भी बात हमको माननी पड़ेगी कि पेप गार्डियोला ने टुकल को फेयर एंड स्क्वायर हराया है। मतलब कोई इफ बट वाली बात ही नहीं है। मैनचेस्टर सिटी केम ऑन टॉप नॉट ओनली इन स्कोरबोर्ड, बट अगर आप किसी भी मैट्रिक को उठा लोगे ना, वहां पर मैनचेस्टर सिटी ने यस लथाड़ दिया है बायर्न को। और भाई इट्स टू मच टू प्रोसेस, इतना सब कुछ है ना बोलने के लिए। लेकिन स्टार्टिंग ना मैं पता है अप्रोच से करना चाहता हूं, बिकॉज आई थिंक जब इतना सब कुछ बोलने के लिए होता है ना, तो यू नीड अ पॉइंट, एक रेफरेंस पॉइंट होता है। ऐसे ग्राफ पे एक जीरो होता है ना, ऐसे यहां पर अप्रोच इज द रेफरेंस पॉइंट। मेरे को लगता है कि दोनों मैनेजर्स ना क्लियर थे अपने अपने अप्रोच से। सही बात बताऊं तो देखो, ऐसा नहीं है कि मैंने बायर्न को टुकल के अंडर या फिर नागलसमैन के अंडर हर हफ्ते देखा है, लेकिन पर्टिकुलरली अगर टुकल के प्रोजेक्ट की बात करें ना, हमको यह भी मानना पड़ेगा कि टुकल को इतना ज्यादा टाइम मिला ही नहीं है। तो आप कितना ही ब्लेम कर लोगे उसको, लेकिन अल्टीमेटली देन यू हैव टू ब्लेम एज वेल, क्योंकि एक्चुअली में यार फुटबॉल क्रूअल है। आप लॉजिक से देखोगे तो टुकल को लाया ही इसलिए गया था, और ऊपर से अगर आप ये भी लगा दोगे भैया 6 महीने के अंदर तो आपने चैंपियन लीग जितवा दिया, तो ऐसे में यहां पर अब आपके पास बायर्न भी आ गई। भाई चेल्सी का स्कोर तो बायर्न से तो काफी ज्यादा खराब ही था ना, इस बायर्न में तो आपको क्या ही कमी थी। बट एक्चुअली मैं सही बताता हूं तो टुकल और पेप के पास अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज थी। फॉर एग्जांपल अगर देखो डॉर्टमुंड वाला मैच मैंने बायर्न का पूरा देखा था, उसमें जो अप्रोच था, जब मैंने फ्राइबर्ग की अगर मैं बुंदेसलीगा में इनकी बात करूं बायर्न की, यस वो स्ट्रैटेजी उसने यहीं अप्लाई करी थी 4-2-4 के साथ। अगर मैं यहाँ पर पेप गार्डियोला की बात करूं तो जो साउथहैम्पटन के अगेंस्ट हमको देखने को मिला था, वो ही कुछ हद तक गलती यहाँ पर बायर्न ने भी करी, और उसी फिलॉसफी के साथ यहाँ पर पेप गार्डियोला ने मैनचेस्टर सिटी को उतारा भी था। वही 4 के डिफेंस थे यहाँ पर, अगर नतना के रूबन दियास, अकांजी और जॉन स्टोन्स। एंड भाई जॉन स्टोन्स भाई ही नीड्स अप्रिसिएशन, करते रहो अप्रिशिएट। मेरे को लगता है कि मैं टॉप 3 डिफेंडर्स की मैं बात करूं इस सीजन, जिसको मैंने पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा देखा है, जॉन स्टोन्स एंड रोनाल्ड अराउजो और एडर मिलिटाओ। मतलब शायद से ही कोई एक ऐसा डिफेंडर होगा जिसके रिगार्डिंग मैंने इतनी ज्यादा तारीफ करी होंगी। और भाई किसी भी और डिफेंडर से मैं क्रेडिट नहीं छीन रहा, लेकिन टुकल ने पता है गलती ये कर दी कि टुकल जिस प्रेस के साथ जा रहा था ना, साउथहैम्पटन भी एक्चुअली में उसी प्रेस के साथ निकल रही थी। ऑफकोर्स मैं बायर्न और साउथहैम्पटन कंपेयर कर रहा हूं, इसको बुरा मत लगाना, या फिर मैं इसको टेक्निकली भी नहीं कह रहा, मैं बस इसको फिलॉसफी और अप्रोच के हिसाब से कह रहा हूं कि जिस अप्रोच के साथ बायर्न उतर रही थी कि भैया हाई प्रेस पे जाएंगे और यहां पर प्रेस कर देंगे और सिटी का बिल्डअप ही उखाड़ देंगे, मतलब सिटी को बिल्डअप ही नहीं करने देंगे, बट वहीं तो गलती कर दी। सी साउथहैम्पटन की अगर हम बात करें, वो एक हद तक कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उनका अप्रोच समझ में आया कि भैया ये गलती नहीं कर सकते हम, क्योंकि यहां पर पिट रहे हैं हम। और उसके पीछे द रीजन यू नो, इसलिए नहीं क्योंकि एक्चुअली उनको प्रेस करना नहीं आता। साउथहैम्पटन का प्रेसिंग सिस्टम भी काफी अच्छा है, और बायर्न का प्रेसिंग सिस्टम अंडर टुकल तो आप और भी इलीट मान सकते हो, लेकिन देन यू आपको समझना पड़ेगा कि आप प्रेस किसको कर रहे हो। सी मेरे पास अगर मेरे कट्टे में 2 गोली हैं, हाँ लग रहा है कि मेरे कट्टे में 2 गोली हैं, मैं उड़ा दूंगा किसी को, लेकिन अगर मैं 2 गोली किसी टैंक पे चला दूं, किसी आर्मी के टैंक पे चला दूं और फिर कह दूं कि मेरे पास 2 गोलियां, भैया उसके सामने उसके पास टैंक है, वो एक बारूद भर देगा, मेरे सारे छेद भर जाएंगे उसमें। द पॉइंट इज कि मैनचेस्टर सिटी को अगर आपने प्रेस करा है, देन यू हैव टू बी 100% श्योर। अगर आपने जरा सी भी कमी छोड़ दी तो मैनचेस्टर सिटी आज आपको खोल के रख देगी, और क्या आज ऐसा हुआ है? श्योर 10 आउट ऑफ 10 100% आज ऐसा हुआ है कि बायर्न का जो प्रेसिंग सिस्टम था वो वल्नरेबल था, और कहीं मायनों में तो एक्चुअली में वो खुद ही एक्सपोज हो गए अपने प्रेसिंग सिस्टम में, क्योंकि आप जिसको प्रेस कर रहे हो, पहली चीज तो वो मैनचेस्टर सिटी है, जिसके पास गुंडोगन भी है, जिसके पास जैक ग्रिलिश भी है, जिसके पास जॉन स्टोन जैसा प्लेयर भी है, जिसके पास अर्लिंग हालैंड जैसा ऑफ बॉल है, बर्नार्डो सिल्वा, मतलब कितने प्लेयर्स के मैं गिनाऊं, पूरी टीम चिट्ठी रट दूं क्या? लेकिन सेकंड पॉइंट ये है कि फिर वो भी तो प्रेस करेंगे।
आपको सिर्फ आपको इम्पोज नहीं करना, आपको सर्वाइव भी करना है। और यही चीज होगी कि बायर्न म्यूनिख ने जिस प्रेस के अप्रोच के साथ जा रहे थे ना, उनको ये मेक श्योर करना था कि वहां पर वो बॉल रिटेंशन ले पाए, वो हो ही नहीं पाया। और अल्टीमेटली जब सिटी प्रेस करने पे आई तो आपने गलती कर बैठी। अब ये तो मानना पड़ेगा कि आज बायर्न को कहीं ना कहीं उनकी गलतियों ने ही, अगर हम उपामेकानो की बात करें, एक ऐसा डिफेंडर जो कि इतना सेक्सी डिफेंडर है, लेकिन उसका दिमाग ही नहीं था भाई। 1 2 3 4 कितनी गलती करेगा। एंड आई एम नॉट कर्सिंग हिम, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा इस वीडियो में, मतलब 10-15 सेकंड कह सकता हूं, लेकिन मैं ज्यादा इस पे ब्लैबरिंग नहीं करूंगा कि भाई उपामेकानो ने ये गलती कर दी, वो कर दी, ये कर दी, और शायद से उपामेकानो ये गलती ना करता तो बायर्न जीत जाती। बट ये जो उपामेकानो ने गलती करी ना, इसका बड़ा रीजन ये भी कि सिटी का जो प्रेस था वो इतना लीथल और इतना इंटेलिजेंट था ना, कि उपामेकानो जैसे इलीट डिफेंडर को की भी पतलून गीली कर दी। सॉमर की मैं बात करूं, आई थिंक सॉमर एक ऐसा प्लेयर होगा, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर फ्रॉम दिस लूजिंग बायर्न। उसके अलावा मैं साने को भी कह सकता हूं, क्योंकि एटलीस्ट साने ने कुछ अनप्रेडिक्टेबल करने की कोशिश तो की। एटलीस्ट साने ने उस अडेप्टिव स्ट्रैटेजी में, उस सिचुएशन में जहां पर सब चीज कॉम्प्रोमाइज लग रही थी बायर्न के पर्सपेक्टिव से, कुछ तो अडेप्ट करने कोशिश करी। अरे कुछ तो करा उसने बाहर से जिसको सिटी एक्सपेक्ट ना कर रही हो। नहीं तो मेरे को एक बार बता दो, नेम समथिंग, एक ऐसा प्लान बता दो, एक ऐसा पर्पस बता दो जहां पर तुमको लग रहा हो कि शायद से बायर्न हर्ट करना चाह रही हो। बायर्न बिना पर्पस के खेल रही थी। बायर्न, आप कह सकते हो कि एक हद तक बायर्न को पता है, कमेंटेटर कहते हैं स्टिक और ट्विस्ट बायर्न के लिए, या तो टुकल स्टिक करेगा क्योंकि उस टाइम तक 1-0 हो रहा था, बट देन दे इमीडिएटली सेड नहीं ये तो बायर्न म्यूनिख है। और पेप गार्डियोला तो इंटरव्यू में कह भी रहा था क्योंकि बायर्न म्यूनिख है तो यहां पर ट्विस्ट करेगा, यानी कि टुकल गेम को पलटेगा, क्योंकि उसको 1-0 स्कोर लाइन नहीं, उसको 1-1 चाहिए या फिर 2-1 बायर्न के पर्सपेक्टिव से चाहिए, जिससे म्यूनिख में जब एक गेम जाएगा तो बायर्न के हाथ में हो। देखो, अगर वो स्टिक भी करता तब भी पिट गया था, अगर वो ट्विस्ट करता तब तो पिट गया, क्योंकि अल्टीमेटली जो टैक्टिकल बैटल था ना, उसमें पेप गार्डियोला ने चिथड़े उड़ा दिए। ये जो जॉन स्टोन्स की, जितना आप 4 डिफेंडर के साथ गए हो, जॉन स्टोन्स रॉड्री के साथ यहाँ पर जो पिवट में खेल रहा था, उसका कोई जवाब नहीं था। उसके बाद जब राइट सेंटर बैक में जब 4 एट द बैक के साथ सिटी बिल्डअप कर रही थी, तो यहाँ पर जो बर्नार्डो सिल्वा, जॉन स्टोन्स और इधर से रॉड्री, उसका ट्रायंगल का कोई जवाब नहीं था। नेथन आके ने फोर्स कर दिया किंग्सले कोमन को, भैया अपना फ्लैंक चेंज करते क्योंकि यहाँ तो मैं जीतने नहीं दूंगा। जैक ग्रिलिश का रिटेंशन और जैक ग्रिलिश का जो प्रेस, उपामेकानो की जो गलती थी, हालैंड का गोल टैप इन लगेगा, आपने टैप इन वॉली वाला लगेगा, लेकिन उसके बाद हालैंड का जो ऑफ द बॉल भी था ना, वो भी बहुत ही मेस्मराइजिंग था। केविन डी ब्रुयने जो अपने टाइम पे इतना बढ़िया खेल रहा था, लेकिन जब केविन डी ब्रुयने गया उसके बाद उन्होंने दूसरा बम छोड़ दिया, तो कि यूलियन अल्वारेज था। अब जब यूलियन अल्वारेज और अर्लिंग हालैंड थे, उन्होंने यहां पर गोरेट्स्का और किमिच को बंद ही कर दिया। मतलब इस टाइप का प्रेस जो मेन टू मेन प्रेस था, मैनचेस्टर सिटी ने यह मेक श्योर कर दिया कि बायर्न म्यूनिख यहां से निकल नहीं पाएगी। और बायर्न म्यूनिख का बिल्डअप की मैं बात करूं तो एक्चुअली में कभी बना ही नहीं, कभी सीक्वेंस ही नहीं बना, बल्कि जिस टेक्निकलिटी के साथ बायर्न खेल रही थी, मेरे को यह लग रहा था कि यार कुछ तो कर देंगे ये, एटलीस्ट अगर हम फेजेस की बात करें, गेम को कंट्रोल करें, लेकिन वो कर ही नहीं पाए कभी भी। बर्नार्डो सिल्वा सिल्की ड्रिबलर, अर्लिंग हालैंड की बात करें, ऑफ द बॉल प्रेजेंस जो थी वो बहुत तगड़ी थी। मैं कहूंगा कि टुकल ने जितना सब कुछ कर सकता था ना, वो करने की कोशिश की, लेकिन हर चीज में ना एफिशिएंसी की बहुत कमी थी। अगर सॉमर की मैं कम्युनिकेशन की मैं बात करूं, अगर मैं यहां पर जिस मूसियाला की थका हुआ लग रहा है, और अगेन एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब आपको प्रेस करना ही था, जब आपको हाई प्रेस करना था, तो आप थॉमस मुलर के साथ क्यों नहीं गए? क्योंकि मुलर ने ही वो एक हाई प्रेस दिया था जो कि पीएसजी को लिटरली गिरा दिया था, मतलब पीएसजी को लगभग गलती करने में मजबूर कर दिया था। तो आपको जब पता है कि आपको एक ऐसा हाई प्रेस करना है, आपको इंटेलिजेंट प्रेस करना है, थॉमस मुलर को लेके आते क्या स्टार्टिंग 11 में डालते। अगेन आप सादियो माने को लिया है, लेकिन सादियो माने जिसने अक्टूबर से गोल नहीं मारा, जो आई नो ही इज बीन इंजर्ड, लेकिन अगेन अब मैं मैनचेस्टर सिटी की बात करूं तो इसमें पूरी टीम शीट उठा के देख लो, एवरीवन वाज गुड। एडरसन बढ़िया, उसके बाद रूबन दियास रॉक सॉलिड। अगर मैं यहां पर नेतन आके की बात करूं तो भाई वो तो तगड़ा ही है, उसने तो मतलब नेतन आके एक ऐसा डिफेंडर निकलेगा जिसको रडार में नहीं है, लेकिन ही इज दैट वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स इन द प्रीमियर लीग राइट नाउ। उसके बाद अगर हम यहाँ पर जॉन स्टोन्स की बात करें, कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है भाई। उसके बाद अगर हम यहाँ पर अकांजी की बात करें, डिड अ फैंटास्टिक जॉब। गुंडोगन, केविन डी ब्रुयने, अर्लिंग हालैंड, जैक ग्रिलिश, बर्नार्डो सिल्वा, फुटबॉलिंग ब्रेन है भाई, ये फुटबॉलिंग ब्रेन है। मतलब पेप गार्डियोला के पास इतना आर्सेनल बारूद है कि वो लिटरली बायर्न म्यूनिख और के साथ एक और टीम लगा लो, मिड टेबल टीम, दोनों को एक ही गेम में हरा देंगे, चीथड़े उड़ा देंगे। इस बायर्न को ऐसे टोइंग होते हुए देखना अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग केस बन रहा था। लेकिन अल्टीमेटली सवाल ये खड़ा होता है, आप टैक्टिकल बैटल से हटके अगर थोड़ी स्टोरी लाइन पे आए, आप टुकल को कितना ब्लेम करोगे? क्योंकि
सवाल देखो, तुम पूछोगे यार टुकल के पास 2.5-3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते थे, तुम क्या, लेकिन सवाल तो वही खड़ा होता है ना कि यार जब आप कौन इसमें जोकर तो बायर्न म्यूनिख की बन के निकलेगी ना भाई। आपने वो मैनेजर सैक कर दिया जिसका 8-0-0 रिकॉर्ड था। मैं ये नहीं कह रहा कि नागल्समैन तो पेप गार्डियोला को हरा ही देता, लेकिन नागल्समैन ने पीएसजी के अगेंस्ट मिड ब्लॉक रखा था, पीएसजी के अगेंस्ट उसने सिटबैक किया था, वो यहां भी करता, उसको पता है कि मैं मैनचेस्टर सिटी के साथ टो टू टो प्रेस में नहीं जा सकता, उसको पता है कि मैं प्रेस कर सकता हूं लेकिन शायद से मेरा प्रेस इतना स्ट्रांग नहीं होगा कि मैं मैनचेस्टर सिटी को रोक सकूं। समझ रहे हो? आप शायद से वाइपर से, अगर आपके बाथरूम से पानी लीक हो रहा है तो आप वाइपर से वापस कर सकते हो। अबे कल को डैम फट जाएगा तो आप वाइपर लेके थोड़ी भागोगे। अल्टीमेटली यू नीड समथिंग बिगर, यू नीड सम स्ट्रैटेजी। शायद से फॉर एग्जांपल बायर्न म्यूनिख के प्रेस की तरह चुतिया होंगे, लेकिन कंटेक्स्ट आई थिंक तुम समझ रहे हो। और मैंने तुम्हें कहा था कि इस एपिसोड में मैं बहुत थिन लाइन पे जाऊंगा जहां पर मैं इमोशनली और थोड़ा बायस भी हो सकता हूं, लेकिन एट द सेम टाइम आई वुड मेक श्योर कि मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं। मेरे को ये बताओ, अब टुकल के पास बायर्न म्यूनिख का जो सबसे द पॉइंट इसके ऐसा नहीं है कि टुकल की जॉब पे कोई खतरा है फिर टुकल को क्रिटिसाइज करना बनता है। ऑफ कोर्स गेम प्लान पे आप कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली उसकी जॉब पे या फिर उसके मैनेजरियल बायर्न म्यूनिख के करियर पे आप ज्यादा सवाल नहीं खड़े कर सकते क्योंकि टाइम ही कितना हुआ है। लेकिन द पॉइंट इज कि जब बायर्न म्यूनिख ने नागल्समैन को सैक करा और जो आपने पॉइंट रखा था कि हमारा ट्रेवल खतरे में, आपके ट्रेवल के ही चीथे उड़ गए, तो आप नागल्समैन की सैक को कैसे जस्टिफाई करोगे? जिन प्लेयर्स को नागल्समैन से प्रॉब्लम थी, क्या टुकल के अंडर वो एक्सेल होते हुए भी दिख रहे हैं? क्या टुकल इसको चेंज कर सकता? आई बिलीव इन टुकल। सही बताऊं तो टुकल पलट सकता है। रियल मैड्रिड के अगेंस्ट चेल्सी ने ऑलमोस्ट गेम पलट दिया था। हमने बार बार देखा है कि यहां पर 3-0 की स्कोर लाइन कोई ऐसी नहीं है जो कि इंपॉसिबल है, लेकिन द पॉइंट इज कि आपके सामने मैनचेस्टर सिटी है, वो टीम जिसको आप टैक्टिकली यहां पर आउटरन नहीं कर सकते। आप आउटक्लास कैसे करोगे? ये टीम इतनी ज्यादा ड्रिल्ड है, ये टीम इतनी ज्यादा इक्विप्ड है कि आपकी हर सवाल के जवाब ना इसके पास होंगे। मैनचेस्टर सिटी थोड़ी है, ये फुटबॉल की चैट जीपीटी है, कोई भी प्रॉब्लम डाल दो उसका सवाल 5 मिनट के अंदर निकाल देंगे। तो भाई अभी भी बहुत कुछ है, लेकिन जस्ट मतलब इमीडिएट मेरे रिएक्शंस हैं, बाकी तो हम लाइव स्ट्रीम पे पॉडकास्ट पे कोई बात करते रहेंगे। लेकिन अगर इसी के साथ थोड़ी ट्रांसफर अपडेट्स की बात करें तो भाई सबसे बड़ी अपडेट, इकलौती अपडेट है आज, क्योंकि बहुत फुटबॉल देख लिया, बेलिंगम के रिगार्डिंग भैया डेविड ऑस्टिन की खबर आ चुकी है। और डेविड ऑस्टिन की नहीं, टेलीग्राफ की मैं बात करूं, टेलीफुटबॉल की बात करूं, या फिर अगर मैं लिवरपूल के इनसाइड सोर्सेज की बात करूं, सबने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि भैया 3-4 घंटे के सलाह मशवरा के बाद लिवरपूल ने खुद ही सुओ मोटो इस रेस से बाहर होने का फैसला ले लिया है। इट्स नॉट बेलिंगम जिसने लिवरपूल को रिजेक्ट करा है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें। लिवरपूल ने खुद अपने आप को इससे बाहर कर दिया है और इसके पीछे का रीजन ये है जो कि बहुत लॉजिकल है और मैं इसको सही भी ठहराऊंगा, क्योंकि डिस्पाइट कि यस बेलिंगम इज वन ऑफ द जनरेशनल प्लेयर जो कि अपने आप को इतनी कम उम्र में अपने आप को ऑलरेडी प्रूव कर चुका है, लेकिन एक सीमा होती है। अपने सपने को, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सीमा होती है। जितने चादर होती है उतने ही पैर फैलाने चाहिए। और लिवरपूल को ये भली भांति पता है कि भैया हमारा शेख मंसूर नहीं है, हमारे भी माई बाप पीएसजी के भाई बाप की तरह नहीं है, तो हमारे पास पैसा लिमिटेड है। और जब आपका पैंट और निक्कर सब फटा हो तो आप यहां पर सिर्फ लुंगी से काम नहीं चला सकते, आपको यहां पर और भी साइनिंग करनी पड़ेगी। और ऐसे में 150 मिलियन आप एक ही प्लेयर पे खर्च कर दोगे और आप फिर कह दोगे अरे यार आप बताओ 35 रुपए में कौन कौन आएगा। इट्स नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो यहां पर जो डिसीजन है लिवरपूल का वो ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मैनचेस्टर सिटी, रियल मैड्रिड, पीएसजी और अब मैनचेस्टर यूनाइटेड भी इस रेस में एंटर कर चुकी है। अगेन सिटी, रियल मैड्रिड बहुत पहले से है एंड ऑफ कोर्स टॉप है। शायद से रियल मैड्रिड के पास थोड़ा एज हो सकता है, लेकिन सिटी के साथ इसलिए एज नहीं दे रहा मैं क्योंकि वहां पर गुंडोगान और बर्नार्डो सिल्वा भी है। अगेन रियल मैड्रिड की बात करूं तो उनका प्रोजेक्ट और उनका जो स्टेटस है वो सिटी से थोड़ा बड़ा ही है। अल्टीमेटली यस, हालैंड और पेप गार्डियोला के उनके पास ऑप्शन है, तो मामला क्लोज का है। यूनाइटेड पे पैसा है एंड आई एम हैप्पी कि यूनाइटेड भी यहां पर टारगेट कर रही है, लेकिन मेरे को ये लग रहा है कि यूनाइटेड भी थोड़ा कहीं ना कहीं सिमिलर सिचुएशन है। आपको बहुत ज्यादा चीजें देखनी है। आप 150 मिलियन एक पे खर्च कर दोगे और क्या ग्लेजर्स इसको सैंक्शन करेंगे? अगेन सेल वेल का हिसाब भी चल रहा है। उसी के साथ अगर मैं यहाँ पर पीएसजी की बात करूं तो आपके पास तो ना प्रोजेक्ट है, आपके पास पैसों के अलावा कुछ भी नहीं है। वो पैसा जो कि आपको खुद केलिन एम्बापे के सिग्नेचर के बिना आपको मिलेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि पीएसजी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। मतलब पीएसजी बस है वहां पे, है ना। कभी असेंबली देखिए स्कूल की, उसमें जो पहली लाइन होती है वो गाड़ी होती है, जो पीछे होते हैं वो हमारी तरह बच्चों होते हैं, उन्होंने कोई मतलब नहीं है। तो दैट्स इट भाई, 15 मिनट्स रात को मिलते हैं भाई वॉचलॉन्ग पे रियल मैड्रिड और चेल्सी के। मैं थोड़ा जल्दी आने का कोशिश करूंगा क्योंकि हम जो प्रोडिक्शन है वो भी वहीं के वहीं करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया हो। एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पे मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।